केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन हमने डील किया था। वहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन आपको बताया था। 8 क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट थे वहाँ पे उसको डील करवा दिया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बोल रहा है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। क्या करें? राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट्स लिखना है हमें। तो शॉर्ट नोट है कितने? टोटल मार्क्स का 5, मतलब ये 2.5 मार्क्स का और ये 2.5 मार्क्स का। ठीक है, तो 2.5 मार्क्स का है। आपको काफी प्रिसाइज आंसर देना है, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है हर चीज को, क्योंकि 2.5 मार्क्स में एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन बस एक्सप्लेन ये सोच के मत करना है क्योंकि 2.5 मार्क्स का है इसलिए कुछ भी हमें लिखना है नहीं, कुछ भी हमें नहीं लिखना है, काफी ढंग से जो भी आंसर लिखना है काफी ढंग से लिखना है। ठीक है, तो वेव पार्टिकल डुअलिटी पे, तो वेव पार्टिकल डुअलिटी है क्या? सिंपल सी बात है कि कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ पे हम देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम मैकेनिक्स एज इन कि जहाँ पे एटम्स की बात होती है, इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। ठीक है, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि हर पार्टिकल या क्वांटम एंटिटी, एवरी पार्टिकल या क्वांटम एंटिटी जो है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है वेव और पार्टिकल नेचर दोनों पे। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? कौन सा नेचर है? एक पार्टिकल नेचर भी है उसका, वेव नेचर भी है। तो कभी जब भी क्वांटम मैकेनिक्स हम जब क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो ये देखा जाता है कि वहाँ पे जो एटम्स होते हैं या क्वांटम एंटिटीज होती है या फिर पार्टिकल होता है या फिर कोई भी पार्टिकल होता है, वो क्या करता है? वो वेव में भी एग्जिस्ट करता है, वेव के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, और क्या के रूप में एग्जिस्ट करता है? वेव के रूप में तो करता ही करता है, और क्या के रूप में एग्जिस्ट करता है? अपना पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो इसी फेनोमेना को हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, जहाँ पे क्वांटम एंटिटीज जो होती है वो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। आपका पार्टिकल नेचर भी करती है वो शो और वेव नेचर भी शो करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था वेव पार्टिकल डुअलिटी। नेक्स्ट पार्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? अनसर्टेन मतलब होता क्या है? ठीक है, अनसर्टेन मतलब होता क्या है? अनसर्टेन मतलब होता है कि जो चीज सर्टेन नहीं है। अब आप बोलोगे मैम सर्टेन क्या नहीं है? मतलब जो जिस चीज का आप अंदाज नहीं लगा सकते हो, ठीक है, उसका एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि हाँ ये जैसे आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा ही होगा ना। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज सर्टेन है कि 12 घंटा 24 घंटे के बाद दिन बदलेगा, ये चीज सर्टेन है। लेकिन क्या आप कल ये बता सकते हो कि कल आप क्या खाओगे, या कल आप कहाँ जाओगे, कल आप कितने बजे उठोगे, या कुछ आप नहीं बता सकते। कोई चीज सर्टेन नहीं है, ठीक है ना। तो सर्टेन मतलब पॉसिबिलिटी इसकी कितनी है, पॉसिबल है कि नहीं है। सर्टेनिटी मतलब ये था कि हाँ ये चीज कंफर्मेशन के साथ आप दो। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट एक्चुअली हाइजेनबर्ग का ये था। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? तो हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हाइजेनबर्ग हैज गिवन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा हमने पहले वाले में बोला था वेव नेचर डुअलिटी में कि इलेक्ट्रॉन का दो नेचर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग डुअल नेचर, वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी एक्ट कर सकता है और कभी क्या कर सकता है, पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, या तो वेव की तरह या तो पार्टिकल की तरह। तो इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट करता है डुअल कैरेक्टर। और क्या ये एक क्वेश्चन आया, मतलब एक क्वेश्चन मतलब पूछा गया उस समय कि क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एक गिवन टाइम पे एग्जैक्ट वो पोजीशन और उसका जो स्पीड है या जो पोजीशन है उसको क्या एग्जैक्टली हम बता सकते हैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे? मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या किसी एक टाइम पे हम उसका वेलोसिटी और हम उसका जो वो कहाँ पे उनका उनका वो कहाँ पर है, ठीक है ना, वो क्या एग्जैक्ट किसी टाइम पे हम बता सकते हैं? तो नहीं। तो हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि हाइजेनबर्ग का ये कहना है कि Heisenberg states that it is impossible. The word is the key word is the impossible. The key word is impossible. It is impossible to determine. ये impossible है determine करना simultaneously. Simultaneously मतलब एक साथ. It is impossible to determine simultaneously the position and momentum of electron. क्या करना बहुत मुश्किल है? Simultaneously ये देखना कि पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे है। ठीक है, पोजीशन मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक्चुअली है क्या? m इंटू वी है। मोमेंटम तो यही है ना भाई।
ठीक है। तो हाइजेनबर्ग साहब ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप पोजीशन और मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर कर सके हो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, ये चीज के लिए ये चीज इम्पॉसिबल है एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ। तो द की वर्ड्स ऑफ दिस शॉर्ट नोट इज इम्पॉसिबल, साइमल्टेनियसली, कांट डिटरमाइन, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्या बोला जा रहा है? हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और उसका जो पोजीशन है, वो एक साथ हम एक टाइम पे एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकें। ये तो काफी मुश्किल चीज है, ठीक है। तो डेल्टा पी, इसका इक्वेशन क्या है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा पी इज m इंटू डेल्टा बी एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितना है, इज इक्वल टू और मोर देन डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू और मोर देन h by 4 pi m, h by 4 pi m, where h is the Planck's constant। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया आपका। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रहा था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है जहां पे आप इस चीज को क्या करो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है उसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए, जब इलेक्ट्रॉन अगर घूमता रहेगा तो किसी भी एक टाइम पे वो कहाँ घूम रहा है, ठीक है, कितना घूम रहा है और कितनी तेजी से घूम रहा है, ये उसका पोजीशन, उसका वेलोसिटी हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर B12 का बी क्या था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप समझने में कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था। उसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इक्वेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एक्यूरेसी या व्हाट इज अगर डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है डिस्टेंस में, या फिर डिफरेंस क्या है पोजीशन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजीशन में क्या है, या फिर अनसर्टेनिटी आपकी वेलोसिटी में क्या है, उसको फाइंड आउट करिए। तो ये क्वेश्चन आता है, बस यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे आप पुट कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 का 1 हो गया, 2 का ए और बी। 2 के फर्स्ट क्वेश्चन ही में ए में 2 पार्ट था, 2 का जो सॉरी यहाँ पे 2 का ए में 2 पार्ट था, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आप इसको पॉज करके, आप जब पॉज करिएगा वीडियो तो आप पॉज करके इस वीडियो इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से लिखाया गया है और बहुत कीवर्ड समझा दिया गया था, इसलिए मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये बता देती हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर B2 का पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है और इसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन भी पूछा जा रहा है इसका। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन तो काफी अच्छा है, सिंपल सी बात है। पहली बात तो इसको आप देखिएगा, इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 का क्वेश्चन नंबर डी। अब इसमें मार्किंग देखिए कि मार्किंग कैसे की हुई। ये 5 नंबर का अकेले का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 नंबर का अकेले का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही है, अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आपको अच्छी खासी चीजें लिखनी, मतलब उसमें अच्छा कंटेंट आपको डालना है। ऐवे ही नहीं कि कुछ भी आप डाल दो और मतलब एग्जाम में आप लिख लोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बहुत ढंग से इसमें कंटेंट डालोगे, क्योंकि कंटेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का अकेला ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब यहाँ पे बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होता है क्या, पहले तो आप ये समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ये दिया किसके द्वारा गया था, ये दिया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। द फेमस जो साइंटिस्ट था आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होता क्या है, इसको मैं एक फिगर से समझा देती हूँ। उसका आपको नोट्स प्रोवाइड, आपके लेक्चर में नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो नोट्स लिखवाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको मैं एक फिगर से बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए,
जब भी कोई मेटल है, ठीक है, मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल कैसा होना चाहिए जिसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो काफ़ी लो होना चाहिए, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी वीकली बाउंडेड होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एटम्स हैं तो वीकली बाउंडेड होते हैं। तो ये बात तो हो गई केमिस्ट्री की। अब आगे देखिए आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा। आइंस्टाइन साहब ने कहा कि जब भी अगर कोई मेटल पे लाइट रेज आप डालोगे, लाइट रेज कैसी, वैसी लाइट हैविंग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, हैविंग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ वेवलेंथ के अगर लाइट्स इस पे डाल रहे हो इस मेटल पे, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी का जो लाइट है वो इतना उसमें एनर्जी कैरी करता है, वो अगर वो इतना एनर्जी कैरी करता है कि ये जो आउटर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जा रही है, इससे वो एक्साइटेड हो जा रही है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इस इफेक्ट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए इसका पूरे वर्ड, इसका जो वर्ड है ना इसी में सब कुछ दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन से आप इसका मतलब समझ सकते हैं, इफेक्ट मतलब लाइट जब किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है विच इज इक्वल टू और मोर देन, ठीक है, विच इज इक्वल टू और मोर देन, ठीक है, अगर वो इक्वल रहेगी या मोर देन रहेगी, ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालने के लिए काफी रहेगी। जब ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, ठीक है, जब एक लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की पड़ेगी इस पे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे जो आउटर मोस्ट में, वो क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इमिशन, इमिशन मतलब निकलना, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, emission of electrons when a particular frequency having या फिर compatible frequency compatible light of frequency is is put on the metal, then emission of electron take place, ठीक है। इस पूरे इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इस पूरे इफेक्ट को हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि फोटोन्स, ये क्या है, फोटो कहाँ से आया, फोटोन्स से आया, ठीक है। फोटोन्स क्या है, ये बंडल्स ऑफ पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी होता है, क्या होता है, ये पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो जब लाइट एनर्जी आपकी गिरेगी, ठीक है, जब लाइट एनर्जी आपकी गिरेगी, जब लाइट एनर्जी यहाँ पे गिर रही है तो क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएंगे और उसको अगर एनर्जी इतनी मिल गई कि वो एक्साइटेड स्टेट से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, किसकी वजह से, जो लाइट का एनर्जी इसको मिला, इस पूरे इफेक्ट को क्या कहेंगे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। अब इसमें दो चीज आती है, ठीक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है एक वर्क फंक्शन, क्या आता है, ये वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू नॉट, न्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतना तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ही, कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए ही ताकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है वो बाहर निकल जाए, इतना तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ही कि ताकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है वो बाहर निकल जाए। तो वेवलेंथ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, एच इंटू न्यू नॉट, और इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा, एच न्यू इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एच न्यू इज इक्वल टू लेमडा नॉट, मतलब सॉरी वर्क फंक्शन जो है, सॉरी वर्क फंक्शन, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, के मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कब जब सुटेबल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इज प्रोवाइडेड ऑन ए मेटल, या फिर इज क्या उसको आप बोल सकते हो, इज गिवन ऑन अ मेटल, ठीक है, जब अगर किसी सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर किसी मेटल पे दी जाएगी, एक्सपोज करवाई जाएगी, तो जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उनको अगर इतनी एनर्जी मिलती तो वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, इमिशन हो जाएगा उनका, वो बाहर निकल जाएंगे। इस पूरे इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और एच न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा नॉट प्लस के मैक्स, लेमडा नॉट प्लस, सॉरी लेमडा नॉट नहीं, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, जहाँ पे वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, वेयर न्यू इज इक्वल
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कि कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए। अगर उससे आपको कम फ्रीक्वेंसी, अगर उससे आपको थोड़ा सा भी कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आपने इस मेटल पे गिराया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होंगे। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होंगे। तो कम से कम जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको चाहिए, कि कम से कम जिस फ्रीक्वेंसी की आपको लाइट चाहिए, उतनी फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाए, वो बाहर हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, वो बाहर हो जाए। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये आपको बता दिया गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है ये आपको बता दिया गया। के मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है ये आपको बता दिया गया। इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या होता है ये आपको बता दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी का जो फर्स्ट पार्ट था, बी जो पार्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिल्कुल ऐसी फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं। 2 लाइन जो मैंने आपको बोली वो आप लिख दीजिएगा। 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, ये 110% आप रखिए। आपने अगर इतना कुछ लिख दिया जो मैंने बताया वो आपने लिख दिया, तो 5 के 5 मार्क्स हैं जो आपके वो कहीं नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का सी। 2 के सी में पूछ रहा है कि आपको एनर्जी दिया गया है, एनर्जी 1 जूल दिया गया है, आपके पास लेमडा वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया, और आपसे कहा जा रहा है कि कितना एनर्जी बाहर निकलेगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सिंपल है। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है SC बाई लेमडा। E इज इक्वल टू क्या होता है, SC बाई लेमडा। एक किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे n पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता नहीं है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC बाई लेमडा। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC बाई लेमडा। n आपको फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन E आपको एनर्जी जो है वो आपको दिया हुआ है 1 जूल। H का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C का आपका वैल्यू है, C इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। 4000 आपका एंगस्ट्रम दिया हुआ था, इसलिए अगर उसको आप मीटर में चेंज करोगे, 4000 एंगस्ट्रम को अगर आप मीटर में चेंज करोगे, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रम को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 10⁻−10 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारा इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आ रहा है 0.201227488 तो ठीक है, ये आपका आंसर है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 जूल ऑफ एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन थे, जहाँ पे ए में 2 पार्ट था, वेव पार्टिकल डुअलिटी था फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, सेकंड क्वेश्चन था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों को अच्छे से सॉल्व बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, उसमें इक्वेशंस क्या मैथ के बनते हैं वो भी आपको बता दिया गया। एच न्यू इज इक्वल टू वेब फंक्शन प्लस के मैक्स। के मैक्स क्या है, हाफ इंटू एम वी मैक्स स्क्वायर, जहाँ पे वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए ही चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सके। और लेमडा नॉट क्या है, लेमडा नॉट है आपका वेवलेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है या नंबर पूछ रहा है, इंटिटी का नंबर पूछ रहा है, तो E इज इक्वल टू NHC बाई लेमडा फॉर्मूला होता है, सीधा पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है वहाँ पे 3 आपको एंटिटी दिए गए हैं। 3 एंटिटीज में O2 है, O2 माइनस और O2 प्लस है। क्या है, O2 O2 माइनस और O2 प्लस। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। क्या करिए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें कौन से एंटिटी है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन प्लस है। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, और O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है। आपको ये वाला पूरा बॉन्डिंग बता दिया गया था, मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता है कि हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। ठीक है, आपका ये फिगर आपको याद होगा। 2 चीजें आपको बताई गई थी कि 14 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। एक आपको वीडियो दिया गया था, आपका लेक्चर होगा, इस पे आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से समझाया गया। उसका बेसिक फॉर्मूला मैं बस ये बता सकती हूँ आपको अभी कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग शेल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। तो O2 में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना है, 10, और बॉन्डिंग में 6। नंबर ऑफ O2 में कितना, हाफ इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 1.5, और O2 प्लस में क्या है, हाफ इंटू 10 माइनस 5,
2.5, ठीक है। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो आप बॉन्ड लेंथ का जो इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। जितना ज्यादा जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सॉरी। तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर क्या है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है, स्ट्रेंथ शो करता है। इस बताता है कि जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर है स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, स्ट्रेंथ उतना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जितना कम बॉन्ड ऑर्डर है स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज्यादा, उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए मान लो O2 ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, O2 मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये जितना दूर रहेगा, अगर जितना ये दूर रहेगा उतना क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ कम होगा कि नहीं, ये कमजोर पड़ेगा कि नहीं कर पड़ेगा, ऑब्वियसली कमजोर पड़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ही कम होगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना जरा बॉन्ड ऑर्डर उतना जरा बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा बॉन्ड लेंथ उतना कम रहेगा। क्यों, क्योंकि दो लोगों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी रहेगी उतना वो कमजोर होगा, जितनी कम दूरी रहेगी उतनी स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में पता करना था, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा, O2 माइनस का, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5, फिर O2 का इसका 2 है और O2 प्लस का क्या है 2.5 है, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 को आगे पढ़ाया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि बॉन्ड आगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये क्लियर किया जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है जो आपको पढ़नी, और ये बहुत एक क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो और बहुत ईजिली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा नंबर के हिसाब से देखा जाए तो आपको नंबर आराम से इस टॉपिक में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें समझना है, लेकिन समझना है, आप इसको याद नहीं कर सकते। जब तक आप इसको समझोगे नहीं क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें डिस्कस करवाए जाएंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, आपको आपके एग्जाम में जो बेसिक आइडिया है, जो क्वेश्चन का बेसिक ये है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं, ये आपको एक आइडिया देना है। तो आई होप कि वी आर हेल्पिंग यू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।